नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे सुरक्षा पर महामंथन को लेकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश की आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन शुरू हो गया है। आईआईएम रायपुर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जो अगले 3 दिन तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें शामिल हुए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कितनी अहम है ये कॉन्फ्रेंस, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सी चुनौतियां हैं, इन्हीं तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अहम बिंदु। तो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। 3 दिनों तक मंथन चलेगा, जिसमें तो बता दें कि मोदी, शाह और डोभाल इसमें शामिल होंगे। तो आंतरिक सुरक्षा नीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो रायपुर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा पर महामंथन राजधानी रायपुर में हो रहा है। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ डीएम अवस्थी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी से करूंगा। देखिए सर, इस 3 दिनों तक आंतरिक सुरक्षा को लेकर पूरा अहम मंथन किया जाएगा, और क्या लगता है आखिर कौन सी आंतरिक सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं देश में? देखिए, जो अभी वर्तमान में देश के सामने चुनौतियां हैं, उसमें सबसे पहले नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जी 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 है सीमावर्ती प्रदेशों की, और नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हैं, जहां पर अभी मणिपुर या नागालैंड में आपने देखा समस्याएं। तो मुझे बता दो, मैं जुड़ गया हूँ, मुझे वीडियो पे ले लें। आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो ये सब है, चर्चा होगी। जी देखिए, जो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो नजर आती हैं कि हमें इन चुनौतियों से निपटना है, उनको लेकर चर्चा की जाती है, बैठ करके मंथन किया जाता है। लेकिन अब ये वाइट कॉलर टेररिज्म हम देख रहे हैं, दिल्ली धमाके के बाद जो सामने निकल करके सामने है कि कितने पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स होते हैं वे इस तरीके की घटनाओं में शामिल रहते हैं। साथ ही अर्बन नक्सल को लेकर भी कई बार बातें उठती आई है। ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें पूरे देश के डीजी रहते हैं और सब मिल करके इस पर मंथन करते हैं। जैसे आपने दिल्ली बम ब्लास्ट का अभी लिया, ये आतंकवाद है, इसके अलावा नक्सलवाद तो है ही है, कश्मीरी मुद्दे पर भी चर्चा होती है। तो ये जब मीटिंग चलेगी तो इसमें सारे विषयों पर चर्चा होगी, और उसमें नया एक रोड मैप भी निकल के आता है। जो अंदर की केस स्टडी है वो भी सामने आती है। बहुत ही सीरियस और बड़ी प्रोफेशनल मीटिंग है। इससे बहुत सारे नए संकेत मिलते हैं, नई दिशा मिलती है। बिल्कुल सर, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की परेशानियां होती है, समस्याएं होती है, वहाँ की आंतरिक समस्याएं होती है। जैसे आपने अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की परेशानियों के बारे में जिक्र किया, वहाँ की भाषाओं को लेकर है, समुदायों को लेकर वहाँ पर झड़पें देखने को मिलती है। इस तरीके की जब चुनौतियां आती हैं, इस तरीके की जब हम घटनाएं देखते हैं, इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाती है, ये थोड़ा सा आप हमें विस्तार में बताइएगा। देखिए, जो चर्चा इसमें होती है, जब भी कोई विषय होता है, वो 2 दिन की बैठक में एजेंडा रहते हैं। कि जैसे अब सपोज करिए कि हमको दिल्ली की समस्या जो है आतंकवाद से रिलेटेड है, तो इस पर विचार करना है। तो एक प्रेजेंटेशन होता है जिसको कि 4-5 डीजी इनको चुना जाता है, उनकी एक टीम तैयार करती है। फिर वो टीम पूरी की पूरी टीम में से एक डीजी जो है, सीनियर डीजी, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री जी रहते हैं, एनएसए रहते हैं, और सारे डीजीज रहते हैं। उस प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, डिस्कशंस होते हैं। तो फिर एक नई रूपरेखा निकलती है। वो जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ये चीजें रहती हैं कि भाई ये समस्या से हम इस तरह निपट रहे हैं, जो कोई भी एक विषय जिसको भी लें, और उसमें कोई अगर अपना इनपुट देना चाहता है तो वो देता है, जो और डीजी दूसरी तरफ से आए हुए होते हैं। इसके अलावा सबको ये मौका मिलता है, जैसे दिल्ली बम ब्लास्ट की मान लीजिए चर्चा करें, तो महाराष्ट्र के डीजी को, कर्नाटक के डीजी को, तमिलनाडु के डीजी को भी ये समझ में आता है कि इस तरह की घटना अगर उनके यहाँ कभी खुदा न खास्ता इस तरह से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे निपटा जाए। तो सबको ये फायदा होता है। इसलिए इस प्रकार से बैठक के डिस्कशन से कुछ न कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं जो सबके लिए लाभप्रद होते हैं।
ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, देखिए आप बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए, क्या रहा बैठक में? देखिए, आज बैठक की शुरुआत हुई है, उद्घाटन सत्र हुआ है और उसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण जो आज के विषय थे उस पे चर्चाएँ हुई है। लेकिन चूँकि अंदर की बातें हैं तो जब तक वो ब्रीफिंग कोई नहीं होती है, क्योंकि ये इतनी गोपनीय बैठक होती है कि 3-4 इस बार तो बताया जा रहा है कि 7 लेयर है, 7 लेयर के बाद जो है कोई आदमी वहाँ पर सुरक्षा के उसके बाद वहाँ पर पहुँच सकता है। इवन जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो आए हैं, जो आमंत्रित हैं, उनको भी 3-4 लेयर की सुरक्षा को पार करके वहाँ पर जाना पड़ता है। तो वो जो ब्रीफिंग आएगी तो उस समय जो इनको बताना होगा वो बताएँगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हम्म। जो अगर मीडिया में आ जाएगी, देश को पता लग जाएगा और उसमें आतंकवादी भी हैं, उग्रवादी भी हैं, अपराधी भी हैं, तो उन तक अगर वो चीजें पहुंच जाएगी तो इस बैठक का कोई अर्थ रहेगा नहीं और जो मकसद है बैठक का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हम्म। तो बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती है, केवल उतनी ही चीजें बताई जाएंगी बिल्कुल। जो उसके लिहाज से बताना जरूरी है। हम्म। अभी एक्स डीजी साहब अवस्थी जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि इनको विशेष तौर पर माओवाद से कैसे निपटना है उसके संदर्भ में इन्होंने मेरी जानकारी में प्रेजेंटेशन कई बैठकों में दिया है। वो उसके संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा, सब कुछ तो नहीं बता सकते क्योंकि गोपनीय चीजें नहीं, लेकिन जैसा कि बता रहे थे हमारे दर्शकों को बताना वो मैं पूछना चाहूंगा कि जो बता सकते हैं वो जरूर बताएं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। हालांकि आपने कहा कि 4 डीजी बैठ करके तय करते हैं, फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है। तो नक्सलवाद से संबंधित, चूंकि नक्सलवाद की सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में ही है, उसका केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में है। आप नक्सल ऑपरेशन के पहले इंचार्ज भी रहे हैं, आपके पास पूरा नक्सल ऑपरेशन के डीजी रहे, उसके बाद राज्य के डीजी रहे, तो उसका जरा अनुभव हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अवस्थी साहब। देखिए, ऐसा है कि संजय जी, इसमें जो आपने कहा बैठक पूरी तरह से क्लासिफाइड होती है और इसका शायद ही मीडिया को कोई ब्रीफिंग होगी, क्योंकि आज तक तो पिछली जो बैठकें हुई है मैंने कई डीजी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, डीजी रहते हुए भी, और पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में विज्ञान भवन में जब हुआ करती थी उस समय मैं आईजी इंटेलिजेंस था, तो डीजी साहब के साथ मुझे भी वो बैठक अटेंड करने का मौका मिलता था। तो ये बिल्कुल क्लासिफाइड है। उसमें से कुछ बातें जो गृह मंत्री जी के भाषण में आज आई होंगी उद्घाटन सत्र में, कुछ मुख्य प्रधानमंत्री जी जब समापन सत्र में रहेंगे वो बातें जरूर मीडिया को होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के द्वारा या किसी के द्वारा ब्रीफ होगा, लेकिन अंदर जो डिस्कशंस होते हैं वो पता नहीं चलेगा मीडिया को, और पता चल भी नहीं सकता है, क्योंकि जो इसका पूरा स्वरूप है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। आपने जो मुझे पूछा, जबकि हम खुद भी डीजी कॉन्फ्रेंस में गए थे नक्सलवाद को लेकर, तो मैं उसके उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जो विद्य होते थे हमारे, उसमें 4-5 डीजी थे, मैं था, आंध्र प्रदेश के डीजी थे, तेलंगाना के थे, जहां जहां नक्सलवाद था उसको मिल करके हम लोग उनको एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाते थे, और मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा था, मैंने वो प्रेजेंट भी किया था। उस पर लोग अपने कमेंट करते थे, आईबी के ऑफिसर्स और सब कुछ। फिर एक नया रोड मैप तैयार होता था कि जो ये अभी तक की हमारी स्थिति ये है, हमारी कमियां ये हैं, हम अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे उस पे हम सफलतापूर्वक वो प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रोफेशनल है, जैसे साइबर क्राइम है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, इससे निपटने की जो पुलिसिंग की दिशा तय होती है इन कॉन्फ्रेंस से। 2025 में जैसे अभी पूरे साल में जो गुजरा होगा, उसमें जो जो चुनौतियां पुलिस के सामने आई या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही दूसरे स्टेट्स में, उनका डिस्कशन यहाँ होगा, और 26 की रोड मैप तैयार होगी इस मीटिंग में। हमेशा ये मीटिंग नवंबर या दिसंबर में होती है, नवंबर के आखिरी में या दिसंबर में, जिससे कि अगले साल की पूरी तैयारी होती है। पुलिस का आप जानते हैं जनवरी से ही पुलिस का जो रोजनामता है जनवरी से दिसंबर चलता है, तो पुलिसिंग की दिशा में कैसे नए चीजें लाई जा सके, कैसे देश में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, और आंतरिक सुरक्षा में सबका लिंक है। अगर आईएसआई का कोई मॉड्यूल, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल है और उसका जो है आतंक का अटैक दिल्ली में हो रहा है, तो आप देखिए ना किस प्रकार से तार जुड़े रहते हैं। अभी अभी सबने देखा है, पहले भी जो बम्बई बम ब्लास्ट हुआ था, इन सब चीजों पर बड़ा गंभीर डिस्कशन होता है, क्योंकि जो वहां के डीजी होंगे, एनआईए है, एजेंसीज हैं,
इनके जो इनपुट्स रहते हैं वो डिस्कस होते हैं, लेकिन मीडिया के लिए वो चीजें, कॉन्फ्रेंस की कोई भी चीज मुझे नहीं लगता है, आज तक तो कभी आई नहीं, इस बार भी नहीं आएगी। जो गंभीर विषय है वो डीजी तक रहते हैं, डीजीज अपने स्टेट में जाते हैं और वो फिर जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, वो भी इन मीटिंग से होता है। तो सारे डीजी मिलते हैं, अभी जो बैठक चलेगी, अभी शाम को डिनर होंगे, इनफॉर्मल डिस्कशंस भी होते हैं, जो चीजें मीटिंग में नहीं तय होती हैं, कई बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बात करके वो चीजों को भी समझा जाता है। तो एक बहुत प्योरली प्रोफेशनल बैठक है और उसका लाभ सबको मिलता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डीएम अवस्थी जी, देखिए आपने तमाम जानकारी दी किस प्रकार से पूरी प्रेजेंटेशन होती है। कई सारी खुफिया एजेंसीज इसमें शामिल हो रहे, खुद जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी इसमें शामिल हो रहे। तो इन एजेंसियों के बीच तालमेल बना रहे, सामंजस्य बना रहे, समन्वय के साथ इस तरीके के सेशंस भी होते हैं। वो देखिए, ये पूरी कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के जितने भी लोग जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, सारे डीजी, एनएसए सहित, केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और सारे डीजी हैं, जितने भी देश की एजेंसीज हैं, सबके डीजी आए हुए हैं, सीबीआई के डायरेक्टर आईबी, डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर एनआईए, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ सब हैं, सारे स्टेट के डीजी हैं। ये पुलिस का जो क्रीम है देश का, जो आंतरिक सुरक्षा में इस देश को चला रहा है, इस वक्त वो जिस भी बैठक जहां भी होती है वहां वो सब उपस्थित होते हैं, तो उनका अपने आप कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन तो कभी समस्या नहीं है, और इन बैठकों में जब आते हैं तो कई बार जैसे हम नहीं जानते हैं वहां के डीजी कौन है, तो आमने सामने मिल जाते हैं। तो अगले साल कॉन्फ्रेंस में ये हो जाता है कि चलिए आपने ये बताया, अरे वाह वेरी गुड, हम आएंगे आपके यहाँ। कभी किसी को पुलिस भेजनी हो, इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को पकड़ना हो, तो बहुत फायदे होते हैं। तो ये बैठक एक तरह से कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाती है और प्रोफेशनल नॉलेज भी बढ़ाती है। ठीक है संजय जी, देखिए अभी आपने नक्सलवाद और माओवाद को लेकर डीएम अवस्थी जी से सवाल भी किया था, और 2026 मार्च की जो तारीख है, 31 मार्च की, वो डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, लाल आतंक के खात्मे के लिए। तो उस लिहाज से भी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बैठक को उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और है भी। देखिए, जब ये चुना गया तो उसके पीछे भी एक मुझे लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि यहाँ पर तमाम राज्यों के डीजी, तमाम राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के सुरक्षा सलाहकार, देश के तमाम खुफिया एजेंसियों के चीफ, तो ये तमाम लोगों का यहाँ पर आना, वैसे ही छत्तीसगढ़ पहले से ही फोकस में है, लेकिन ये सारे अगर छत्तीसगढ़ में आकर के चर्चा करते हैं, और उन चर्चा में देखिए मीडिया को सब कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन जो एक पीआईबी के तरफ से जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें मुद्दे बताए गए हैं, जो 8 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण है वामपंथी उग्रवाद, जिसको हम नक्सलवाद भी कहते हैं, और उससे छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। तो जो 8 मुद्दे हैं उसमें से एक मुद्दा जिसका केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में है, तो उसकी भी चर्चा इसमें हो रही है। और खासकर तब जबकि अभी ठीक है, लगातार आप जो सशस्त्र माओवादी हैं उसको खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपका एक टारगेट है मार्च 2026, तो सशस्त्र माओवादी को तो आप खत्म करने में निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सफलता भी आपको मिल रही है, सफल भी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो एक चुनौती लगातार उभरती है कि आप देख रहे हैं कि जेएनयू के बच्चे दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन कर दे रहे हैं, तो ये जो वाद है, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से देश को किस तरीके से निकाला जाए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर वहां के डेवलपमेंट का सवाल है, और उसमें भी सुरक्षा बलों की किस तरीके की भूमिका हो सकती है। ये तमाम मुद्दों पर वहां पर चले, महिला सुरक्षा का मसला है, साइबर अपराध का मसला है, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किस तरीके से हो, उसका मसला है। एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे अवस्थी सर से। अवस्थी जी, कुछ जानकारी ऐसी लगी है कि इसमें बाहर के एक्सपर्ट, देश के तो तमाम जो हमारी एजेंसीज है वो तो रहती ही है, बाहर से भी कई एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो तमाम पुलिस अधिकारियों को, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो पूरी पुलिसिंग को तय करते हैं, उसकी कमांड करते हैं, उनको बाहर से भी एक्सपर्ट अलग अलग देशों के बुला करके उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बारे में जरा सा बताएंगे अवस्थी सर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं
उनके कुछ प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में स्पेशल इनवाइटी के रूप में रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। और कई बार ऐसा, जैसे हमारा जो टेररिज्म है, इसके लिए अगर हम यूएस के लोग आ सकते हैं, यूके के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल क्लासिफाइड और देश की सुरक्षा को लेकर है, इसलिए इसमें हमेशा कोशिश ये रहती है कि जितने हमारे खुद के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ही प्रेजेंट करें। आईबी के द्वारा उसमें वेटिंग होती है, और हमारे खुद के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो में और जो हमारे वीपी आरएनडी वगैरह में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पहले मदद कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद इसलिए नहीं ली जाती कि बिल्कुल इंटरनल डिस्कशन है और प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। तो ये बातें, जैसा आपने पहले ही कहा, कि बातें बाहर नहीं जाएं और बातों का लिमिटेड दायरा हो। आप देखिए, जब जो भी डीजी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आप किसी से भी बात करिएगा, वो क्या बात हुई आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी भी मीडिया को नहीं बताएंगे। वो जो विज्ञप्ति आएगी पीआईबी से, बस उतना ही आपको मालूम चलेगा, और वो ठीक भी है, उचित है। वो तो सर क्या है, कल देर रात तक 10 बजे तक मैं वहां इंतजार करता रहा और तमाम अधिकारी से कोशिश की कुछ तो जानकारी मिल जाए, एजेंडा तो मिल जाए। और गृह मंत्री वहां गए, विजय शर्मा जी, उनसे हम कोशिश किए कि आईआईएम के बाहर की एटलीस्ट एक बात हो जाए। वो रुके जरूर, हमसे बातचीत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस विषय पे नहीं। तो इतनी गोपनीयता इसमें बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सुरक्षा का मसला बहुत बड़ा मसला है। अगर वो बाहर आ जाएगा, वो मीडिया में आ जाएगी, तो जो स्ट्रेटेजिकल पहली ही लेवल पे फेल्योर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उसमें जैसा कि अवस्थी सर ने कहा कि गृह मंत्री जी यदि कोई जानकारी देना चाहें अपने भाषण के माध्यम से, या प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, तो उसमें जो चीजें आएंगी वो आएंगी। और आएगा क्या, वही आएगा। मुझे लगता है कि हम 2047 के लिए एक रोड मैप बना रहे हैं। उस रोड मैप में सुरक्षा एजेंसियों की जो भूमिका है उसको कैसे और सुदृढ़ किया जाता है, इस पे चर्चा होगी। इस तरह की बातें मुझे लगता है कि आएंगी। और कुछ चीजें जो और भी विषय है, जैसे नक्सलवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, तो इस मीटिंग के कुछ दिन बाद कुछ चीजें बहुत सोर्स से अगर आ सकती है तो आती हैं, और वो भी आती हैं तो कई बार मित्रवत कई अधिकारी बता देते हैं, लेकिन उनका ये कहना रहता है कि नहीं भाई, ये देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसे बाहर नहीं देना है मीडिया में। तो मेरा 25 साल का अनुभव है, कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लेकिन चूंकि देश के प्रति हमारा भी एक दायित्व है, एक नागरिक के रूप में भी, एक संवाददाता के रूप में भी, एक पत्रकार के रूप में भी, तो कई जानकारियां जो हमें मिल जाती है वो भी हम देश हित में अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात भी, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के हित के ये मुद्दे हैं, और ऐसी जो जानकारी जो सीधे देश से जुड़ी होती है उनको हम हर किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, और हर किसी क्या, हमें किसी के साथ साझा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन जानकारियों का कोई क्या उपयोग करे, कोई क्या दुरुपयोग कर दे, ये बड़ी बात हो जाती है। देखिए डीएम अवस्थी सर, पूरी जो ये सेशंस होते हैं, तमाम जानकारी बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। डीएम अवस्थी जी, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, हमारी जो पुलिसिया तंत्र है, ये हर समय काम करते हैं, 24 घंटे इनका काम सतत रहता है, और इनको हर बार 100% काम करना होता है, हर बार पास होना पड़ता होता है। लेकिन जो ये माओवादी है, जो ये आतंकवादी है, ये सिर्फ एक ऐसी फिराक में रहते हैं कि इनको वहाँ पर जो है वो कामयाबी मिल जाए। हम अगर दिल्ली धमाके की बात करें, तो दिल्ली धमाके में पहले कई बार जो है छापेमारी हुई, कई किलो आईडीएक्स बरामद किया गया, यूरेनियम बरामद किया गया, और ये सफलता मिली है, लेकिन एक फेलियर और इतना बड़ा धमाका हो गया। देखिए, वो उसको मीडिया के रूप में इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि कभी मीडिया तक नहीं आती। माने इंटेलिजेंस एजेंसीज, कई बार हम लोग ऐसे लोगों को रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारे सोर्सेज होते हैं। तो सैकड़ों बार कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसी घटनाओं को रोका है, क्योंकि समय रहते उन्होंने उनको पकड़ लिया। जहां तक सवाल है आतंकवादियों का या उग्रवादियों का, तो ये देखिए, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। हम अगर अपने देश को छोड़ करके यूएस को देखें या ब्रिटेन को देखें या और भी जगह देखें, तो आप पाएंगे कि टेररिस्ट अटैक्स जो हैं, अभी यूएस में जो था 9/11 का जो अटैक था, उसमें अब उनके पास जितना टेक्नोलॉजी है, जितनी चीजें हैं, उसमें वो इसके बावजूद भी अटैक हुआ। तो ये तो टेररिज्म
जो है वो वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना है, और उसमें भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काफी अच्छी हैं, इजराइल की एजेंसीज हैं, लेकिन जब ये करने को जो आमादा लोग होते हैं, उसमें आपने सही कहा कि उनको एक बार ही सफल होना होता है। 100 बार वो फेल हो जाएंगे, वो एक बार सफल होंगे तो एक वातावरण बना लेते हैं। हम लोग 100 बार पास हो जाएंगे और एक बार चूक रह गई तो उसके लिए फिर ये हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम है, आप देखिए हजारों लाखों की भीड़ में लाल किला के पास लोग घूम रहे हैं, और एक कोई, अब जब खुद ही फिदाइन टाइप से जो अटैक्स होते हैं उनको पकड़ पाना और समझ पाना थोड़ा कठिन है, बट फिर भी आप देखिए कितनी जल्दी उस नेटवर्क को पकड़ लिया गया। ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस का काम है कि एक घटना हुई नहीं कि तुरंत ही उन लोगों ने सारे लोगों को पकड़ लिया, तो ये भी एक सफलता है। बट हाँ, ये कोशिश हमेशा रहती है कि प्रिवेंट हो जाए, किसी प्रकार की जनहानि ना हो। इस काम को दिन रात सुरक्षा बल और एजेंसीज करती रहती है, फिर भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। अवस्थी सर, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बैठक होती है इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलिस को हर एक संसाधनों से इक्विप करना और जो जनसंख्या क्या अनुपात है उसके अकॉर्डिंग पुलिस की व्यवस्था, पुलिसिंग की व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे कभी मैं पढ़ रहा था, एक प्रकाश सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के और बीएसएफ के एक्स डीजी रहे, वो एक बार कमीशन बने, उसके वो चेयरमैन भी थे। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी, प्रस्तुत की थी केंद्र सरकार को, और उसमें बहुत सारी रिफॉर्म के बिंदु थे। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि उसकी बहुत सारी चीजें अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह की बैठक में उस पुलिस रिफॉर्म को लेकर के और पुलिस, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह की बातें होती हैं, जरा हमको, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भारत में आजादी के बाद कई कमीशन बने हैं और उन्होंने अपनी अपनी अनुशंसाएं दी हैं। प्रकाश सिंह साहब ने भी दी हैं, धर्मवीर कमीशन भी था, और भी कई बार, और ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND है वहां दिल्ली में, वो लोग ये सारी रिपोर्ट्स को पढ़ के, और वो गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ और गृह मंत्रालय में इस संबंध में कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया चलती रहती है कि रिफॉर्म्स कैसे इंप्रूव किए जाएं। लेकिन पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कई बार पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, उनके अलग तरह के एजेंडा रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की हिसाब से भी कई बार पुलिसिंग चेंज हो जाती है, चुनौतियां भी डिफरेंट होती है। छत्तीसगढ़ में जो चुनौती वो यूपी में नहीं है, यूपी में जो समस्या है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स हैं उसमें ऑलरेडी सतत प्रक्रिया जारी रहती है, और इन बैठकों में भी कुछ ऐसे सेशंस रहते हैं जिनको हम इनफॉर्मल सेशंस कहते हैं। ये जो बैठक है जो प्रधानमंत्री जी के सामने सुबह 8, साढ़े 8 से लेकर रात के 8 बजे तक चलती है, उसमें एजेंडा के पॉइंट्स पर डिस्कशंस होते हैं। लेकिन रात को 8 बजे से या 7, साढ़े 7 पे खत्म होने के बाद 9:30 तक के जो सेशंस होते हैं वो इनफॉर्मल सेशंस होते हैं, वो अलग से चलते हैं, जो इन एजेंडाओं के अलग होते हैं। उसमें कई बार रिफॉर्म्स का डिस्कशन होता है, कहीं की बेस्ट प्रैक्टिस की होती है, वो पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है, और जो इस कॉन्फ्रेंस के जो एजेंडा बनेंगे, मिनट्स बनेंगे, उसमें वो भी चीजें आ जाती हैं। चूंकि वो अपने इंटरनल एजेंसीज के काम है, उसके लिए उसमें प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति नहीं रहती है, गृह मंत्री जी की रहती है, सारे कुछ डीजीज का एक ग्रुप रहता है, वो कई जगह एक साथ बैठकें होती है, एक जगह एक हो रही होगी, दूसरी जगह दूसरी हो रही होगी, ये प्रक्रिया रात में तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से कई विशेष मुद्दों पर चर्चा होती है। देखिए समय की सीमा, इस चर्चा को एक विषय जरूर बताएंगे जी, एक विषय जरूर बताएंगे। मैं अवस्थी साहब से जरूर पूछना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी बैठकों में हिस्सा लिया है राज्य के प्रतिनिधित्व के तौर पे, डीजीपी के तौर पे। सर ये बताएंगे कि ये जो बैठक हो रही है छत्तीसगढ़ में हो रही है, छत्तीसगढ़ में होने के मायने क्या है और इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा? सभी पूरे देश को तो फायदा मिलेगा ही, छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में होने के मायने जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि छत्तीसगढ़ एक बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद की, और देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती थी। देखिए, नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ में नहीं था, मूल रूप से छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल से उसको बहुत पनाह मिली हुई थी, लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, ये सब एरिया में फैला हुआ था। यहाँ से माओवादी आते जाते थे। एक आर्म्ड रिबेलियन जो था PLGA का, वो यहाँ था।
उसका जिस तरह से सफाया हुआ है पिछले 2 साल में और इस साल 2025 में, ये एक मैसेज देने की बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश है सुरक्षा के लिहाज से। देखिए समय की सीमा है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएम अवस्थी जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय शेखर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महामंथन किया जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से यह महामंथन बड़ा अहम माना जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।